हेलो एवरीवन। आज हम जा रहे स्टार्ट करने टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो बेसिकली जो भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कलेक्ट करती है आईजीएसटी के फॉर्म में, उसे वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, और ये कौन से तुम्हारे उसमें मेंशन है आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 270 जो डिफाइन करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स अमंग द स्टेट एंड सेंट्रल। तो पहला देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईजीएसटी अमंग्स द स्टेट्स। जीएसटी ऑन द सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट। इंटरस्टेट सप्लाईज क्या होती है हमारी, जब हमारी लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी कि ये नहीं कि विद इन द स्टेट डिफरेंट, यानी कि वन स्टेट वन यूटी, दिल्ली टू यूपी मुंबई ऐसे वाले डिफरेंसेस, या तो वन यूटी वन स्टेट, या फिर इम्पोर्ट का केस होगा तो उस टाइम पे हम क्या अप्लाई करते हैं, आईजीएसटी लगाते हैं। ठीक है, interstate trade or a commerce shall be apportionated between the union and the state in the manner as provided by the law on the recommendation of GST Council. तो जो भी अमाउंट कलेक्ट होगी हमारी आईजीएसटी में सेंट्रल यूनियन के पास, उसे वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर, बहुत ये नहीं कि 50-50 करती है, क्योंकि 50-50 तो हमारे इंट्रा स्टेट में होता है। एक सर्टेन परसेंट, मान लो 10%, अगर 10% अमाउंट उसे स्टेट को देनी पड़ेगी जो यूनियन के पास आई होगी आईजीएसटी के फॉर्म में। ठीक है, तो वैसे उसे जो भी अमाउंट कलेक्ट करते हैं यूनियन या तो तुम कह लो सेंट्रल, आईजीएसटी के थ्रू वो उसे स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट क्या हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीजीएसटी अमंग्स द स्टेट। सीजीएसटी लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदर देन द आईजीएसटी। अगर नॉर्मली देखें तो जो सीजीएसटी है वो उसकी अमाउंट भी किसके पास जाती है, यूनियन के पास ही जाती है, और आईजीएसटी की अमाउंट भी किसके पास जाती है, यूनियन के पास जाती है। बट सीजीएसटी कब हम कलेक्ट करते हैं और एसजीएसटी जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, और सिर्फ आईजीएसटी का भी यूज करते हैं जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं। तो वैसे ही सीजीएसटी का जो भी कलेक्शन होगा या जो भी जैसे भी वो लेवाई होगा, वो अदर देन आईजीएसटी होगा, यानी इंट्रा स्टेट वाले केसेस में shall be distributed between the union and the state in manner as suggested by the finance commission. जो भी कलेक्शन होगा रेवेन्यू का तुम्हारे इंट्रा स्टेट में, वो स्टेट और तुम्हारे यूनियन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसा भी मतलब लाइक कोई भी जनरली तो इंट्रा के केसेस में दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, बट मे बी कोई केसेस हो सकते हैं जिसमें जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करे कि लाइक किसी का 60 होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 60 होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, बट होपफुली दोनों 50-50 ही होता है, क्योंकि तुम कभी भी इंट्रा स्टेट सप्लाईज में देखोगे, तुम्हारे पास अगर कोई इनवॉइसेस तुम चेक करोगे, उसमें हमेशा लिखा रहता है 9%, 9%, यानी वो पर्टिकुलर 9% उस पर नहीं लगाते, हाफ ऑफ करके लगा रहे होते। ठीक है, in the most cases the tax structure under the new regime will be as follows. सप्लाई विद इन द स्टेट यानी क्या होता है हमारा, इंट्रा स्टेट। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। इसमें पहले क्या लगता था हमारा, वैट लगता था, सेंट्रल एक्साइज लगता था, या सर्विस टैक्स लगता था। और इस पे कमेंट्स देखते हैं, रेवेन्यू विल बी नाउ बी शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड द सेंट्रल, और द यूनियन कह सकते हो एंड द स्टेट। जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है हमारा इंट्रा स्टेट में, वो क्या होगा, दोनों में शेयर होगा, यूनियन और स्टेट में, आइदर इन इक्वली या फिर कोई और मैनर जिसमें हमारी जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी। ठीक है, सप्लाई टू अनदर स्टेट यानी इंटरस्टेट। इस केस में हम क्या लगाते हैं, आईजीएसटी, और पहले क्या लगता था जीएसटी से पहले, यहाँ पे सेंट्रल सेल्स टैक्स प्लस एक्सरसाइज सर्विस टैक्स। There will be only one type of tax, central, now in the case of interstate sales. पहले यहाँ पे भी बहुत सेंट्रल सेल्स टैक्स प्लस एक्सरसाइज या फिर कह लो सर्विस टैक्स लगता था, बट अब क्या लगता है, सिर्फ आईजीएसटी, और जो भी अमाउंट रेवेन्यू कलेक्शन है कौन करता है तुम्हारा, सेंट्रल या फिर यूनियन। Cross empowerment of officer of the state and the central under the GST. As per the section 6 subsection 1 of CGST Act 2017, the officer appointed the SGST and the UGST Act are authorized to be
द प्रॉपर ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ SGST एंड UGST एक्ट। जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे तुम्हारे SGST UTGST के लिए, इन्हें कौन अपॉइंट, अगर टेक्निकली देखे तो इनको अपॉइंट कौन करता है, हमारी सेंट्रल। बट क्या वो वर्क करेंगे सेंट्रल के लिए या मतलब CGST एक्ट के लिए वर्क करेंगे, SGST एक्ट और UTGST एक्ट के लिए? वो एक्ट किसके लिए करना होता है, SGST और UTGST। Subject to the such condition as the government shall on the recommendation of the GST Council by notification specify similar provision in the SGST UTGST, empower the central officials to be proper officers under the CGST and UTGST Act. इट मीन्स कि जो भी तुम्हारे सेंट्रल ऑफिसर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स होंगे, जब उन्हें SGST एक्ट के लिए और UTGST एक्ट के लिए अपॉइंट किया जाएगा, तो उनको एक तरह से मतलब लाइक गाइडेंस दी जाएगी कि उन्हें एक अच्छे से उस मतलब लाइक पर्टिकुलरली SGST और UTGST एक्ट पे पर्टिकुलर वे में, एक अच्छे वे में तुम उन्हें काम करना होगा, ठीक है। उन्हें एक्ट ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे कि वो सेंट्रल के लिए नहीं, स्टेट के लिए अपॉइंट हुए, ठीक है। एग्जाम्पशन एंड एग्जाम सप्लाईज, पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन। अच्छा, एग्जाम्प्टेड सप्लाईज क्या होती हैं? एग्जाम्प्टेड सप्लाईज वो होती है जो GST काउंसिल बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन उन्हें एग्जाम्प्ट करता है, जिन पे GST अभी नहीं लगता, बट वो थ्रू नोटिफिकेशन जब चाहेंगे तब उस पर GST लगा सकते। जैसे मिल्क पैकेट्स, पहले मिल्क पैकेट्स पे GST नहीं लगता था, ठीक है, जो पैक्ड मिल्क आते हैं, जैसे जो अमूल या फिर तुम्हारा कह लो मदर डेयरी, इनके आते थे। बट आई गेस लास्ट ईयर GST काउंसिल ने रेकमेंड किया तो उस पर अब 5% GST लगता है। वो पहले किसके थ्रू वो एग्जाम थी, वो बाय नोटिफिकेशन उन्होंने एग्जाम रखा था, ठीक है। अगर वो नॉन टैक्सेबल होती तो उसको टैक्सेबल करने में टाइम लगता, उसके लिए 2 चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती, बट वो क्या बाय नोटिफिकेशन उन्होंने एग्जाम की थी, तो उससे वो इजीली बाय नोटिफिकेशन उस पर टैक्स भी अप्लाई हो सकता है। तो पहले उस पर जैसे 0% था, नोटिफिकेशन आई, उसके बाद से प्राइस भी आई गेस चेंज हो गया मिल्क पैकेट्स का, आई गेस 27 से 28 ऐसे समथिंग हो गया नॉर्मल वाले, और उस पर 5% GST भी लगने लगा। अभी देखते हैं पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, where the government is satisfied that it is necessary in the public interest, so to it may on the recommendation of GST Council by notification exempt generally, either absolutely or subject to such condition as may be specified therein. Goods and services or both of any specified description from the whole or any part of the tax shall be levied thereon with the effect from such date as may be specified in such notification. तो जो भी हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, वो GST काउंसिल के पास जाएगी कि GST है काउंसिल, हमें इस चीज पे टैक्स हटाना है या नहीं, मतलब लाइक लगाओ आप बट थोड़ा कम कर दो। तो उस केस में क्या करेगी हमारी जो GST काउंसिल है, या तो वो रेकमेंड करती है, या तो स्टेट्स और सेंट्रल जब उनके पास ये इश्यूज लेके जाते हैं तो उसके बेस पे वो रिकमेंडेशन देती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि फिर अगर मान लो मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट से हूँ, मैं जाऊंगी GST काउंसिल में, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी कि लाइक इस चीज पे GST बहुत ज्यादा लग रहा है और ये बेसिक नेसेसिटी की चीज है, इससे पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसे कम कर दो। तो GST काउंसिल इस पे लाइक डिस्कशन करेगी, सबसे वोट्स लेंगे, अप्रूवल होगा इस चीज पे, तो फिर क्या होगा उस चीज पे, वो उस चीज को या तो एकदम ही एग्जाम कर देगी, 0% GST पे ले आ देगी, या फिर क्या करेगी कि लाइक ठीक है जहाँ 5 लग रहा था उसे हम, मतलब 5 तो लोएस्ट ही है, वैसे तो 0 लोएस्ट है, मान लेंगे कि हम 0 पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो GST काउंसिल ये भी कर सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट में GST काउंसिल कोई भी रिकमेंडेशन दे सकती है GST पे, आइदर तुम वो खुद से भी दे सकती है, या तो वो तुम स्टेट या तो यूनियन उनके पास जाएंगे तो उनकी चीज़ों को सुन के भी वो एक रिकमेंडेशन देगी, और वो जो भी रिकमेंडेशन देगी बाय नोटिफिकेशन उन चीज़ों पे गुड्स, मतलब उन चीज़ों पे या तो फुल्ली उन्हें एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा या पार्टली। अब जैसे तुम्हारा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, एल्कोहल किसी चीज़ के प्रोडक्शन में यूज होता है तो हम GST तो लगाते हैं ना, बट वही अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो उस पर तो GST नहीं लगता। तो अगर टेक्निकली देखें तो वो पार्टली एग्जाम्प्ट है, ठीक है, मतलब उसमें एक एडिशनल कंडीशन लग गई ह्यूमन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन,
तो वो क्या हो गया, टैक्सेबल। बट वहीं पे वो किसी चीज के प्रोडक्शन में यूज हो रहा है तो उस पर हम क्या कर देते हैं, उसको कंप्लीट मतलब उसमें टैक्सेबल बना देते हैं। ठीक है, समझ में आया ना मेरा पॉइंट, कि कोई चीज जीएसटी काउंसिल चाहे तो एक सर्टेन कंडीशन लगा के भी उसको एग्जाम भी कर सकती है, उसको टैक्सेबल भी कर सकती है। तो ये देखते हैं, the government may generally exempt supply of goods and services or of any specified description on the recommendation of the GST Council by notification, either absolute or subject to such condition. Absolute का मतलब like अब ये चीज जो यूज हो रही है वो अब जैसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल वो एग्जाम्प्ट है, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि अगर वो फ्यूल किसी और चीज के लिए यूज होगा तो वो टैक्सेबल होगा। कहीं पे कहीं मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल वो ऐसे क्लियरली मेंशन्ड है। अब वो फ्यूल तुम एविएशन के लिए यूज करो या फिर वो फ्यूल में मुझे तो आइडिया नहीं है, बट मे बी कहीं और यूज हो रहा होगा तो भी वो टैक्सेबल नहीं है। बट वहीं पे जब हम अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसमें एक कंडीशन लिख दी ना एक तरह से फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो या तो एब्सोल्यूट या तो कुछ कंडीशंस के साथ वो किसी गुड्स को या सर्विस को होली या पार्टली एग्जाम्प्ट कर सकती है with effect from such date as may be specified in such notification। और डेट क्या होगी, आइदर जिस दिन से नोटिफिकेशन आई उस दिन से, या फिर अगर उसमें कोई फर्दर डेट मतलब फर्दर डेट मेंशन नहीं होती तो जिस दिन नोटिफिकेशन आई हम लोग उस दिन से उसको कंसिडर कर लेते। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि उसमें एक फ्यूचर डेट मेंशन होती है। सपोज आज तुम्हारी मान लो 10 अक्टूबर है, ठीक है, बट उस पर मेंशन होगा कि लाइक आज 10 को नोटिफिकेशन आई, बट उसमें मेंशन होगा कि ये चीजें एग्जाम्प्ट होंगी फ्रॉम नवंबर मंथ, तो यानी कि 1 नवंबर कंसिडर। समझ में आया। सेकंड देखते हैं, पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन नॉट टू कलेक्ट एक्सेस ऑफ द टैक्स where an exemption in respect of any goods or services or both from the whole or a part of the tax leviable thereon has been granted absolutely, the registered person supplying such goods or services or both shall not collect the tax in excess of the effective rate of such supply of goods or services or both। मान लो जब तुम्हारा ये मिल्क पैकेट्स पे पहले 0% था फिर 5% हुआ, ठीक है, आज के डेट में मानते हैं कि नवंबर 1 को जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दे दी कि अब हम वापस से पैक्ड मिल्क्स पे टैक्स लिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि अब एक लेमैन्स तो जनरली चेक नहीं करते ना कि क्या जीएसटी काउंसिल की नोटिफिकेशन आई क्या नहीं आई, या न्यूज में देखा भी होगा तो कितना याद रहता है किसी, ठीक है। बट जो रजिस्टर्ड पर्सन है उन्होंने जीएसटी काउंसिल ने बोल दिया कि हम उसे 0% पे देंगे, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो तुमसे अभी भी टैक्स चार्ज कर रहे हैं, मतलब तो नोटिफिकेशन आ चुकी है वो करेंगे, हटाना तो उन्हें पड़ेगा क्योंकि उन्हें भी तो इनवॉइसेस इशू करने होते हैं। बट जितना उनके पास स्टॉक एज अ बैलेंस बचा होगा उस पे जीएसटी चार्ज कर रहे होंगे, तो वो चीजें उन्हें नहीं करनी होती। यानी कि कोई भी अगर टैक्स जिस भी किसी प्रोडक्ट पे या किसी भी सर्विस पे जो एग्जाम्प्ट हो चुकी है गुड्स एंड सर्विसेज जिस पे जीएसटी नहीं लगना है, उस पे रजिस्टर्ड पर्सन को चाहे एब्सोल्युटली विथ अ कंडीशन उसे टैक्स कलेक्ट नहीं करना चाहिए। बाय वे ऑफ स्पेशल ऑर्डर इन एग्जाम्पशन एक्सेप्शनल केसेस, सॉरी, where the government is satisfied that it is necessary in the public interest, so to do it may on the recommendation of the council by special order in each cases under the circumstances of an exceptional nature to be stated in such order, exempt from payment of the tax on any goods or services or both which tax is levied। अभी कुछ गुड्स होते हैं जिन पे टैक्स लग रहा होता है, ठीक है, बट मे बी ड्यू टू द पब्लिक इंटरेस्ट या किसी भी ऐसे रीजन से गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि नहीं टैक्स तो नहीं लगाना है, ठीक है। मतलब लाइक कोई ऐसे केसेस जैसे मेडिसिन वगैरह के केसेस में वो क्या होता है कि जीएसटी लग रहा होता है, फिर मान लो कोई बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन है जो लाइक कोविड के टाइम पे एग्जाम्पल लेते हैं, सैनिटाइजर्स वगैरह इन पे जीएसटी लगता था उस टाइम पे, मैं मान लेते जस्ट एन इमेजिन, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, एक इमेजिनरी सिचुएशन दे रही हूँ कि उस टाइम पे सबने सैनिटाइजर का कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब जीएसटी काउंसिल बैठती मीटिंग करती नोटिफिकेशन लाती, इन सब में तो बहुत टाइम लगता, अप्रॉक्स 10 days लगते,
पर उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि सैनिटाइजर मस्त था पर उसके प्राइसेस हाई हो रहे थे, तो जीएसटी काउंसिल ने सोचा कि ठीक है अभी एक ऑर्डर ला देते हैं कि जब तक कोविड ड्यूरेशन रहेगा तब तक सैनिटाइजर्स पे कोई जीएसटी चार्ज हम नहीं करेंगे। तो क्या ये ऑर्डर के थ्रू करेंगे या फिर नोटिफिकेशन के, कि नोटिफिकेशन में तो टाइम लगता है, ठीक है। तो दूसरा केस क्या होता है, या तो कोई भी चीज़ एग्जाम्प्ट हो सकती है या तो नोटिफिकेशन से या फिर बाय स्पेशल ऑर्डर। द गवर्नमेंट में exempt any goods or services or which tax is levied from the payment of tax by special order on the recommendation of the GST Council under the circumstances as an exceptional nature to be stated in such order in the public। अगर बाय वे ऑफ स्पेशल ऑर्डर किसी भी चीज को किसी भी गुड्स या सर्विस को जीएसटी काउंसिल एग्जाम्प्ट करेगी, उन्हें मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों। अगर मतलब नोटिफिकेशन के थ्रू करती है तो उन्हें रीजन देना मस्ट नहीं है, वो रीजन देती है पर एक एक्यूरेट रीजन या प्रॉपर रीजनिंग उसकी नहीं होती है। बट अगर कोई चीज़ स्पेशल ऑर्डर के थ्रू होती है तो उनसे प्रॉपर रीजनिंग भी देनी पड़ेगी कि लाइक हाँ कि ये रीजन है, इस सिचुएशन की वजह से हम इस चीज को पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस को एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक एग्जाम करते हैं। अभी देखते हैं मीनिंग ऑफ एग्जाम्प्टेड सप्लाई। Exempt supply means supply of any goods or service or both which attract nil rate of tax, which is wholly exempt from tax and includes non-taxable supply. Example specified are 5 petroleum products and liquor for human consumption. तो हमारे जो ये एग्जाम्प्टेड सप्लाई होती है वो क्या होती है, वो सप्लाई किसी भी गुड्स या सर्विस या फिर दोनों की जो अट्रैक्ट करती है 0% ऑफ टैक्स, ठीक है। एंड हाँ इसमें हम आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं उसमें भी तो हमारा टैक्स रेट कितना होता है, 0% ही होता है, बट उस केस में हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है तुम्हारे, बेसिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड 5 petroleum products and alcoholic liquor for human consumption, ठीक है। Illustration for absolute exemption. The central government may exempt the tax payable under the CGST, UTGST, IGST by any taxable person on the supply of salt with the effect from 1st for 2018। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या लिख दिया कि लाइक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाई, उस पर लिख दिया कि किसी भी मतलब लाइक मे एग्जेम्प्ट कोई भी सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एक्ट अप्लाई नहीं होगा किस पे, सप्लाई ऑफ सॉल्ट फ्रॉम किस डेट से, 1 अप्रैल 2018 से, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ ट्रेनिंग सर्विसेज विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 for 2018, किसी भी ट्रेनिंग सर्विसेज पे भी अब टैक्स हम लेवाइट नहीं करेंगे। Service of charitable activities by an entity registered under the 12AA of the Income Tax Act 1961 is exempt। यहाँ पे कहीं पे भी कंडीशन लिखी है कि ऑल काइंड ऑफ ट्रेनिंग में, कहीं ऐसे ब्रैकेट में मेंशन किया कि अदर देन ब्यूटिशियन, अदर देन कंप्यूटर क्लासेस सर्विसेज, ऐसा कुछ तो मेंशन है नहीं। यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिया, सॉल्ट, दूसरे में क्या लिख दिया सीधे, ऑल काइंड ऑफ ट्रेनिंग, यानी ये एब्सोल्युटली एग्जाम्प्ट है, चाहे तुम इसे किसी भी तरह से यूज करो, चाहे तुम प्रोडक्ट, अब सॉल्ट है किसी चीज की प्रोडक्शन में यूज करो चाहे कहीं पे भी यूज करो, उस पर टैक्स लगेगा नहीं। अब देखते हैं कंडीशनल वाले के एग्जांपल्स। The central government may exempt the tax payable under the CGST, SGST and UTGST Act by any taxable person on the supply of footwear costing less than 500 with effect from 1 April 2018। अब दूसरी कंडीशनल वाले एग्जांपल्स में देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फुटवेयर कॉस्टिंग लेस देन 500। अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता फुटवेयर तो वो कौन से टाइप की एग्जाम्पशन हो जाती है, एब्सोल्यूट। बट यहाँ पे क्या मेंशन है, कॉस्टिंग लेस देन 500, यानी कंडीशन लगा दी गई है। ये कौन सी एग्जाम्पशन हो गई, कंडीशनल एग्जाम्पशन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम द टैक्स पेबल अंडर द CGST, UTGST, IGST एक्ट बाय एनी टैक्सेबल पर्सन on the sale of goods or services or both with effect from
1st 12/2017 in respect of all hotels located in Patna in Bihar for period of 3 months with effect from 1st 4 2008 1st 1 2018 to 31st 3 2018 in the view of flash floods. ठीक है, अभी देखते हैं मीनिंग ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज. Non-taxable supply means the supply of goods or services or both which is not levied to tax under the GST laws. किसी भी टाइप की सप्लाई हो, चाहे गुड्स की या सर्विस की, जिन पे टैक्स नहीं लगता है तुम्हारे जीएसटी लॉ के थ्रू. नॉन टैक्सेबल सप्लाई इज अ डिफरेंट फ्रॉम एग्जाम सप्लाई. The former comprises of a supply of specified petroleum product and liquor for human consumption, which is the outside the scope of GST. Why non-taxable supply तुम्हारे एग्जाम सप्लाई से डिफरेंट होती है. The central government may exempt the goods or services or of any specified description from the tax leviable thereon by issuing exemption notification. However, the following cumulative condition needs to be satisfied for exemption. ये बेसिक कंडीशन है तुम्हारी सेटिस्फाई करनी होगी तुम्हें किसी भी गुड्स को एग्जाम्प्ट करते टाइम, यानी कि जीएसटी काउंसिल को. एग्जाम्पशन टू बी ग्रांटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट ओनली. किसी भी चीज पे अगर जीएसटी काउंसिल किसी भी गुड्स या सर्विस को एग्जाम्प्ट कर रही होती है तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए उन चीजों को एग्जाम्प्ट करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. तुम एकदम से खुद से उठ के किसी गुड्स को एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते. कौन एग्जाम्प्ट करता है हमारी चीजों को, मतलब लाइक जीएसटी में हमारी चीजों को नहीं, हमारी जीएसटी काउंसिल. एग्जाम्पशन टू बी ग्रांटेड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. Exemption to be granted either absolutely in life without any condition or subject to specified condition. जो भी एग्जाम्पशन होगी या तो वो एब्सोल्यूट होगी यानी कोई भी कंडीशन नहीं, या तो दूसरी कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ. Exemption can be from the whole or any part of the tax levied thereon, and the effective date from the exemption may either be in the form the date of issuance of the notification or any date subsequent thereto as may be specified in the relevant notification. यानी कि कोई भी चीज कब से एग्जाम्प्ट होगी, या तो जिस दिन से वो नोटिफिकेशन इशू हुई होगी उस दिन से, या तो उसमें कोई फर्दर डेट मेंशन होगी कि इस डेट से हम ये चीजें एग्जाम्प्ट करेंगे. Further, in terms of explanation, where an exemption in respect of any goods or services from the whole of tax levied thereon has been granted absolutely, the taxable person providing such goods or services not goods or services not required to pay tax on such goods or services. तो कोई भी इंसान जो टैक्स एग्जाम्प्टेड गुड्स की सप्लाई या फिर कुछ भी कर रहा होगा उससे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है और ना वो आईटीसी क्लेम कर सकता है. आईटीसी कब कब क्लेम नहीं करते हैं, नॉन टैक्सेबल के गुड्स की कंडीशन में और एग्जाम्प्टेड की कंडीशन, मतलब लाइक एग्जाम्प्टेड गुड्स वाले केसेस में. बट वहीं पे अगर वो जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है तो आईटीसी क्लेम कर सकता है. आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.